नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लिनिक। जैसे मैंने इंट्रो वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपके लिए हर एक चैप्टर लेके आऊँगा इस चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए सबसे पहला चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप पहला टॉपिक देखोगे तो वो है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बट मेरे हिसाब से वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ टर्म्स यूज होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तब जाके आप वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में जा सकते हो। मेरे हिसाब से तो यही है। तो पहले मैं आपको वो चीजें पढ़ाता हूँ जिससे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक फीलिंग आ जाए कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद हम वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे आएंगे। तो हमारा ऑर्डर ये होगा कि पहले हम पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉमन टर्म्स हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे। और उसके बाद बाकी जो है आइसोमेरिज्म है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इन सब पे हम जाएंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है एडिशन कंपाउंड। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड में का मतलब क्या होता है सुनो। कि मेरे पास मान लेते हैं कि एक कंपाउंड ए है, ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड बी है और एक तीसरा कंपाउंड सी है। बस कंडीशन ये है कि ये सारे कंपाउंड स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल बोलने का मतलब होता है कि ये नेचर में मिलना चाहिए। नेचर में नहीं मिलेगा तो हम बात ही नहीं करेंगे। नेचर में मिल के भी बहुत देर तक स्टेबल अपने आप को नहीं रख पाता, तो वैसे नहीं चाहिए। तो अपने पास कुछ मॉलिक्यूल है, ए है, बी है, सी है, डिफरेंट डिफरेंट है। इनको हमने एक पार्टिकुलर रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में लिया हमने। ठीक है, हमने इनको लिया, हमने स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में लिया और यहां पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया हमने? एक सॉल्यूशन बनाया। और इस सॉल्यूशन में हमने इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया। इस सॉल्यूशन को हमने इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया। तो यहां पे हमें कुछ सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा। अब इवेपोरेट करने के लिए क्यों छोड़ा? कि कुछ चीजें एक्सेस हो सकता है, तो अगर कोई चीज एक्सेस में है तो वो वहां से निकल जाए। तो ये जो सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा, इन सॉलिड रेसिड्यू को हम क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। नाम से भी पता चल रहा था कि कुछ तो ऐड होगा। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होके कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन बना लिए, तो उनको क्या बोलेंगे हम? एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल क्या है आपके पास? कि मेरे पास एक कंपाउंड है CuSO4, कॉपर सल्फेट है, और इसके साथ मैंने अमोनिया ले लिया। अमोनिया को मैं यहां पे सॉल्वेंट बना रहा हूं। ठीक है, ये 1:4 रेशियो में लिया। अब इनको बनाने के बाद यहां पे एक सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन किसका बना? तो CuSO4.4NH3 का। अभी भी मैं एक्सेस ही ले रहा हूं। अगर कोई एक्सेस अमोनिया है तो उसको मैंने इवेपोरेट करा दिया। ठीक है, तो यहां पे हमें मिल गया एक CuNH3 SO4 कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड। एक और एग्जांपल ले लेते जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में लिया वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में लेना पड़ेगा या उस रेशियो से ज्यादा लेना पड़ेगा। यहां पे रेशियो लिया 1:1:6। यहां पे एक सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन को इवेपोरेट किया। क्यों इवेपोरेट किया? ताकि अगर वाटर एक्सेस में हो तो निकल जाए। तो यहां पे कुछ कंपाउंड मिला हमें, KCl.MgCl2
डॉट 6H2। तो फिर से हमें एक सॉलिड रेसिड्यू मिला, इस सॉलिड रेसिड्यू को क्या बोलेंगे हम? एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से मैं रिपीट करता हूं कॉन्सेप्ट को। एक से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल लिया, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन को इवेपोरेट किया ताकि एक्सेस सॉल्वेंट निकल जाए। उसके बाद जो सॉलिड रेसिड्यू बचता है, उस सॉलिड रेसिड्यू को हम क्या बोलेंगे? उस सॉलिड रेसिड्यू को हम क्या बोलेंगे आपस में? एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। बट यहां पे एक ही कंडीशन है, आप ऐसे चीजें मत ले जो एक दूसरे को डिकम्पोज कर दे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं स्टेबल मॉलिक्यूल लीजिए, ठीक है? अब इन कंपाउंड्स का नेम भी इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड KCl.MgCl2.6H2 इसको क्या बोलते हैं हम? कार्नेलाइट बोलते हैं, ठीक है? तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। वैसे ही एक और एग्जांपल है कि अगर आपने FeSO4 अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2SO4 डॉट 6H2, अगर आपने FeSO4 अमोनियम सल्फेट और वाटर को 1:1:6 रेशियो में लिया, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। तो ये भी क्या है? एक एडिशन कंपाउंड है, ठीक है? एक और एग्जांपल है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये भी एक एडिशन कंपाउंड एग्जांपल। इसको क्या बोलते हैं? पोटास एलम बोलते हैं, जिसको सरल भाषा में हम फिटकिरी बोलते हैं। अगर आपको दाढ़ी मूछ आ गया हो तो शेविंग करवाने जाओगे तो दिख जाएगा, आपको कुछ लगाएगा। देसी वाले में जाओगे तो लगाएगा वो, अब जाओगे हाईफाई वाले में तो नहीं लगाएगा, वहां तो शेविंग लोशन लगा देगा, ठीक है? तो पोटासियम को हम फिटकिरी भी बोलते हैं। एडिशन कंपाउंड देखा। फिर से मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देता हूं कि एडिशन कंपाउंड क्या है कि एक से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल को लो, एक सॉल्यूशन बनाओ, उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर दो, सो दैट कोई अगर चीज एक्सेस में है तो वो वहां से निकल जाए। उसके निकलने के बाद जो चीज रेसिड्यू बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड। डेफिनेशन क्लियर है? अब एडिशन कंपाउंड का दो टाइप है, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है वो देखो कि एडिशन कंपाउंड को हम पानी में डाल देते हैं, फेंक दो उसको पानी में, बहुत सारा पानी लो, एडिशन कंपाउंड को डाल दो उसके अंदर। अब दो पॉसिबिलिटी है। अब दो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये आयंस तो प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज एडिशन कंपाउंड के अंदर में कुछ कुछ आयंस है। तो अगर केवल ओरिजिनल आयंस दे, अभी मैं एग्जांपल में आपको बताता हूं, अगर वो केवल ओरिजिनल आयंस दे तो उसको क्या बोलेंगे हम? डबल सॉल्ट बोलेंगे। क्लियर है? और अगर वो कुछ न्यू आयंस का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। पुराने आयंस देगा, अब पुराने नए का मतलब क्या एग्जांपल में देखेंगे, बस पॉइंट को बैठा लो कि पुराने आयंस देगा, ओरिजिनल आयंस देगा तो डबल सॉल्ट है, कुछ नया देगा तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अभी हमने चार एग्जांपल पढ़ा। एक पढ़ा था CuNH3 होल 4SO4, एक पढ़ा था हमने कार्डनेलाइट, एक पढ़ा था हमने मोहर सॉल्ट और एक हमने पढ़ा था पोटासियम। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, CuNH3 होल 4 SO4 को पानी में डाला, ठीक है? तो ये टूट के हमें क्या देता है? CuNH3 होल 4 2+। अब कोई बोला 2+ कैसे लिख दिया आपने? तो जिसको नहीं पता है बोल देता हूं, SO4 मतलब होता है सल्फेट, और सल्फेट पे होता है -2 चार्ज, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मुझे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे क्या होना चाहिए? +2 चार्ज। तो साथ में यहां पे और क्या रिलीज हुआ? सल्फेट आयन रिलीज हुआ। समझ में आया? ये डिसोसिएट हुआ, हमें कुछ आयंस मिला।
अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे ये जो हमने बनाया था CuNH3 होल 4 SO4, ये कौन सा बनाया था? कॉपर सल्फेट बनाया था और NH3 बनाया था। तो इनिशियली इसके अंदर आयंस कौन कौन से हैं? Cu2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, NH3 तो आयंस ही नहीं है। अब यहां पे मैं ओल्ड और न्यू लिखता हूं। ओल्ड आयंस क्या था? Cu2 प्लस और साथ में कौन था? SO4 2 माइनस। ये आपका ओल्ड आयंस थे, ओरिजिनल आयंस थे। और ये जो है ये तो कहीं था ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं था। ये CuNH3 होल 4 2 प्लस कुछ आ गया, कहीं नया बन के आ गया। तो ये मेरा क्या है? न्यू आयंस है। सल्फेट चलो पुराना ही है। तो अगर पुराने और नए का कुछ मिक्सचर दे दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बोला था, क्या बोलेंगे उसको? हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। मतलब ये जो कंपाउंड है वो मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ये एडिशन कंपाउंड का एक टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप देखो, कार्नेलाइट का एग्जांपल लेते हैं। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसको हमने पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर पानी आया, घुल गया, कुछ पता नहीं चला। अब यहां पे इसने क्या दिया हमें? K प्लस दिया, Cl माइनस दिया और साथ में क्या दिया? Mg2 प्लस दिया। ठीक है, अब पॉइंट सुनो। यहां पे पहले कौन था? तो पहले यहां भी K प्लस ही था, और कौन था? Cl माइनस ही था, और कौन था? Mg2 प्लस था। तो ये हो गया ओल्ड और ये सब हो गए न्यू। न्यू बोलने का मतलब अभी जो मिला है। चलो इसको मैं न्यू नहीं लिखता हूं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं फिर से लिख देता हूं। फिर से हमें क्या मिला? ओल्ड। मतलब जो पहले था वही बाद में मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो क्या बोलेंगे इसको हम? अभी डेफिनेशन बोला था मैंने, डबल सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो डबल सॉल्ट क्या करता है? अपने ओरिजिनल आयंस फिर से प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये नहीं करता है, वो कुछ नया दे देगा आपको। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि यहां पे हमने लिख दिया पोटेशियम, क्या फॉर्मूला था? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। टूटा, क्या दिया? K प्लस दिया, और देखा ना भाई यहां पे K प्लस था, और क्या दिया? Al3 प्लस दिया, और साथ में क्या दिया? SO4 2 माइनस दिया। अब तो चेक करते हैं कि क्या ओरिजिनल से मैच करता है। तो ओरिजिनली K2SO4 में कौन था? K प्लस था, और कौन था? SO4 2 माइनस था, और यहां पे कौन था? Al3 प्लस था। ठीक है, तो जो ये मेरे थे ओरिजिनल आयंस, ठीक है, ये मेरा था ओरिजिनल आयंस, और यहां पे जो मिला ये तो वही है। मतलब फिर से मुझे क्या मिल गया? ओल्ड आयंस मिल गया। तो अगर आपका ओल्ड आयंस जो है वो ओरिजिनल वाला ही है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर है? अब देखो ये कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। मेरे हिसाब से आपका अब ये जो क्या बोल सकते हो, जो आपका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होना चाहिए कि एडिशन कंपाउंड तब बनता है जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके कुछ बनाता है। उनको पानी में डाल दो, अगर वो टूट गया फिर से पहले वाले आयंस प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलेंगे। और कुछ नया बना के दे दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। इतना कुछ था। तो देखो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें आना चाहिए, तो इसमें हम वही देखेंगे कौन कौन सा टर्म्स है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक कंपाउंड लिखा K4 FeCN6, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं तो ये कुछ ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है, ये वाला कुछ ब्रैकेट लिखा हमने, तो इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब इसका कुछ मतलब होता है, ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर आ गया वो बाहर नहीं जाएगा आसानी से।
मतलब ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको अगर पानी में आप डालो, तो बोला था ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालो तो कुछ नया आयंस देगा। तो देखो इसके अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर K प्लस है, इसके अंदर Fe2 प्लस है और Cn माइनस है, लेकिन जब ये पानी के अंदर डाला तो इसने K प्लस दिया और साथ में क्या दिया इसने, तो इसने दिया Fe Cn6 4 माइनस, कुछ नया आयंस दिया। तो जब ये आयंस दे रहा है तो ये कुछ हम ब्रैकेट लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो आयंस है वो सिंगल एंटिटी है। अब सिंगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये इतने आसानी से, बहुत आसानी से ये सेपरेट नहीं होने वाला है। बिकॉज इसके अंदर में देखे, इसके अंदर में देखोगे तो आपको Fe2 प्लस आयन दिखेगा और क्या दिखेगा, इसके अंदर Cn माइनस आयन दिखेगा, लेकिन ये सब आयन अब ये नहीं देगा बिकॉज ये स्फीयर के अंदर में, और जो इस स्फीयर के अंदर आ गया अब वो बाहर नहीं जाएगा। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जो इस स्फीयर के अंदर में आ गया वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एंटिटी, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बस समझ में आया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर में उस फ्रेम में जो आ गया बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ मिलके एक पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है, ठीक है, CO H2O होल 6 Cl3, इसको पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डाला तो इसने एक आयन दिया CO H2O होल 6 3 प्लस, कैसे चार्ज लिखते हैं मैं आगे बता दूंगा, Cl माइनस। तो ये ब्रैकेट के अंदर में कोबाल्ट 3 प्लस और वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेंट्रल एटम और आयन। तो अभी मैंने एक आयन लिखा था Fe Cn6 4 माइनस। अब इसके अंदर ये Fe कौन है, तो यही है, सेंट्रल एटम है। जब भी कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखेंगे, उसके अंदर एक सेंट्रल एटम मिलेगा। ठीक है, अब कौन होता है ये, तो सबसे पहला पॉइंट कि जो सेंट्रल एटम और आयन होगा, जनरली बोल रहा हूं, मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं, जनरली ये कौन होगा, तो ये ट्रांजिशन मेटल होगा। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। तो ट्रांजिशन मेटल उसे बोलते हैं जिस मेटल के आइदर ग्राउंड स्टेट और आयनिक स्टेट, मतलब आयंस के फॉर्म में। ग्राउंड स्टेट जो नॉर्मल होता है, जैसे सपोज स्कैंडियम है, उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d1, तो इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। अब कोई बोलेगा स्कैंडियम 3 प्लस का क्या हो गया, तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लेगा 3s2 3p6, तो वो उसका आयनिक स्टेट हो गया। तो आइदर ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट, कहीं भी किसी भी स्टेट में या दोनों स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर आपके पास D1 से लेके D9 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, D1 से लेके D9, किसको छोड़ दिया, D0 को छोड़ दिया और D10 को छोड़ दिया, मतलब पूरा D खाली नहीं होना चाहिए, पूरा D भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो D1 से D9 को क्या बोलते हैं हम, पार्शियली फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पार्शियली फिल्ड D कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस भी मेटल के लिए या तो ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड D कॉन्फ़िगरेशन मिले, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। कौन नहीं आता है इसमें, कौन नहीं आता है, तो इसमें आ जाता है ग्रुप 12, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही डी ब्लॉक मेटल ट्रांजिशन मेटल के कैटेगरी में आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, सुनना,
ये क्वेश्चन बनता है। क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? तो आंसर है बड़ा वाला ना। हमने बोल तो दिया ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल क्यों है? तो उसका रीजन मैंने क्या बोल दिया आपको कि यहाँ पे पार्शियली फिल्ड डीकॉन्फिगरेशन होता है, मतलब कुछ भरा हुआ है तो कुछ खाली भी तो है। मतलब ये क्या काम करते हैं, ये लुईस एसिड का काम करते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उनके बारे में दो चीज ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल होंगे जनरली, दूसरा लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्यों है? बिकॉज पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड का मतलब पार्शियली खाली भी है, और पार्शियली खाली है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं? तो आंसर है हाँ बड़ा वाला यस। सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होते हैं, बट सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और मैंने एक चीज पहले ही बोल दिया था, जनरली बोल दिया था, अपना पीछा मैंने छुड़ा लिया था जनरली बोल के, बिकॉज केमिस्ट्री में कोई चीज सर्टेन नहीं होता। ये एस ब्लॉक के कुछ मेटल्स भी बना लेते हैं, एफ ब्लॉक के मेटल्स भी बनाते हैं, बट जनरली ये सेंट्रल एटम आपको मेटल ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन मिलता है? तो ट्रांजिशन मेटल। हमारे सिलेबस में ट्रांजिशन मेटल से दिखेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल का जो अभी मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि जो जिसके पास ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डीकॉन्फिगरेशन मिले उसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। एक पुराना डेफिनेशन भी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उसने ट्रांजिशन वर्ड को पकड़ा था कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जो चेंज के थ्रू जा रहा हो। तो जो डी ब्लॉक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मिलता है, तो डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मिलेगा। तो जिसका प्रॉपर्टी दो ग्रुप्स के, दो ब्लॉक के बीच में मिलता है, तो ऐसा बोलते हैं डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी जो होगा वो एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक के बीच में मिलेगा। जैसे एक दो मैं एग्जांपल बोल देता हूं। एस ब्लॉक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो एस ब्लॉक का ऑक्साइड बेसिक होता है। ठीक है, अब चलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की तरफ नॉन मेटल्स मिलते हैं और उनके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। ठीक है, तो कोई बोलेगा डी ब्लॉक का क्या होगा? तो ये बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। एस ब्लॉक से लेस बेसिक होगा, बट पी ब्लॉक के ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक होगा। इवन इनके कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक और एम्फोटेरिक भी मिलेंगे। ठीक है, कोई बोलेगा इनके हाइड्रोक्साइड्स का नेचर क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है वो एस ब्लॉक से लेस बेसिक होंगे, बट पी ब्लॉक से ज्यादा बेसिक होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होता है? तो लिगेंड्स जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। अच्छा, और जो लुईस बेस होगा उसके पास क्या होगा? तो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पहचानने का तरीका है कि लिगेंड्स क्या होगा, तो जिसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। तो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो जिसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हैलोजेंस हो, सल्फर हो, ये सब आपके लिगेंड्स का काम कर देंगे अगर वो नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में है। तो पॉजिटिव के केस में हो नहीं भी हो सकता, NH4+ नहीं है बिकॉज उसने अपना सारे इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिए। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें नेगेटिव चार्ज मिले, नाइट्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिले, सल्फर मिले, हैलोजेंस मिले, तो वो सब लुईस बेस का काम करेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया कि लिगेंड्स कौन होते हैं? तो लुईस बेस होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इनके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेबल टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल लुईस एसिड था तो ये लुईस बेस है। तो हम बोल सकते हैं मेटल को मैं M से इंडिकेट कर रहा हूं, लिगेंड को मैं L से इंडिकेट कर रहा हूं। लिगेंड मेटल को डोनेट करेगा, ये एसिड का काम कर रहा है, और ये कौन काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो लुईस एसिड बेस रिएक्शन के कारण बनता है, जिसमें लिगेंड क्या बना हुआ है? बेस, और मेटल क्या बना हुआ है? एसिड। अब एनसीईआरटी में कुछ वर्ड इंडिकेट किया गया, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड चिलेट। ये लिगेंड्स का अलग अलग टाइप है। क्यों ऐसा है तो मैं आपको बताता हूं। अब देखो मेरे पास लिगेंड है, इनके पास क्या मिलेगा? डोनर एटम मिलेगा। डोनर एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब ये डोनर एटम अगर 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितना है? तो इसके बेसिस पे 6 टाइप में हमने इसको क्लासिफाई किया है। यूनिडेंटेट, इसी का दूसरा नाम क्या है? मोनोडेंटेट। ठीक है, ये क्या हो गया? डाइडेंटेट, और इसी को हम बोलते हैं बाइडेंटेट। बट एनसीईआरटी में यूनिडेंटेट और डाइडेंटेट लिखा हुआ है। ये क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटेट। इंग्लिश में लिखते रहो नाम डेंटेट लगा के, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। ये क्या हो गया? पेंटाडेंटेट। और ये क्या हो गया? हेक्साडेंटेट। कौन इंपॉर्टेंट हमारे लिए? तो हमारे लिए 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है और 6 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्या होता है यूनिडेंटेट। तो जितने डोनर आपके एटम आपके पास है उतने आपका डेंटेड कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स था। तो यूनिडेंटेट हमने देख लिया, डाइडेंटेट हमने देख लिया। पोली का मतलब आपको पता है, जिसमें बहुत सारे डोनर एटम हो तो वो पॉलीडेंटेट हो गया। मतलब ये जितने भी ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब है, ये सब कौन है? पॉलीडेंटेट है। अब यहां पे कुछ लिखा हुआ है चिलेटिंग लिगेंड। अब इसका मतलब क्या है वो सुनो। मेटल है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं डाइडेंटेट का। एक एग्जांपल है इथाइलिन, अभी आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी। इथाइलिन डाइअमीन, जिसका एग्जांपल होता है CH2 NH2 CH2 NH2। अब इसमें ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन डोनर होता है। मान लो यहां पे मेटल है, अब इस नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया और इस नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया, मतलब इनके पीछे बॉन्ड बन गया ना। तो आप सपोज करो, मैं इनको बॉन्ड्स को दिखला देता हूं, डायरेक्टली करके दिखा देता हूं कि यहां पे एक बॉन्ड बन गया और एक बॉन्ड यहां पे बन गया। अब देखो यहां पे क्या बन गया, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया। और जब ये 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? चिलेट्स बोलते हैं। तो जितने भी लिगेंड्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है, मतलब बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट से लेकर हेक्साडेंटेट तक, उन सबको हम चिलेट्स भी बोल सकते हैं। मतलब वो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो कोई भी ऐसा लिगेंड जो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर दे मेटल के साथ, उनको हम चिलेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो सारे वर्ड्स मेरे ख्याल से क्लियर होने चाहिए। यूनिडेंटेट जो एक डोनेट करे, डाइडेंटेट जो 2 डोनेट करे, पॉलीडेंटेट जो बहुत सारे डोनेट करे, चिलेट्स जो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करे। क्लियर है? मैं सबका डेफिनेशन बोल देता हूं फिर से। लिगेंड्स विच डोनेट 1 डोनर एटम आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेट। लिगेंड्स विच डोनेट 2 pair of electron are called as didentate. Ligand with several donor atoms are called as polydentate. ठीक है, एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा हुआ, सेवरल डोनर एटम। ठीक है, और नेक्स्ट है चिलेट्स, लिगेंड विच फॉर्म साइक्लिक रिंग विथ मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड एज चिलेट्स। क्लियर है? अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। मैंने पहले बोला था हमें मोनोडेंटेट आना चाहिए, बाइडेंटेट आना चाहिए, मतलब डाइडेंटेट आना चाहिए, और हेक्साडेंटेट का आना चाहिए। तो देखो मोनोडेंटेट के एग्जांपल में कौन कौन है। तो यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी मिलेगा। अब बोलोगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कौन मिलेगा, तो अभी मैंने आपको बोला था नाइट्रोजन पकड़ लो, ऑक्सीजन पकड़ लो, ये सब पकड़ लो, मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन में क्या क्या मिल सकता है, तो NH3 मिल सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्राइमरी अमाइन मिल सकता है,
इवन यहां पे सेकेंडरी अमाइन भी मिलेगा और यहां पे टर्सरी अमाइन मिल सकता है। ऑक्सीजन में आप वाटर ले लो, आप अल्कोहल पकड़ लो, ठीक है, आप ईथर भी ले सकते हो, ऑक्सीजन की जगह पे आप सल्फर पकड़ लो। आप आराम से वीडियो को पॉज करके एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से एग्जांपल लिख लेना। यहां पे हम नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस ले सकते हैं और इन एग्जांपल से आप यहां पे ले सकते हो। अब अगर कोई निगेटिव बोले तो निगेटिव में यहीं से स्टार्ट करते हैं, NH2 माइनस ले सकते हैं, ठीक है, हम यहां पे OH माइनस ले सकते हैं, हम यहां पे H माइनस ले सकते हैं, हम यहां पे X माइनस ले सकते हैं, X माइनस मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और साथ में क्या आएगा, Cn माइनस, R माइनस, ये सब आ सकते हैं। और यहां पे कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है। देखो मैंने पेज बढ़ा दिया है, आप आराम से इसको रोक के लिख लेना है, ठीक है। पॉजिटिव में जो कुछ एग्जाम्पल अपने को पढ़ना है वो है NH2 NH3 प्लस, जिसको हम बोलते हैं N2H5 प्लस, हाइड्रोजीनियम बोलते हैं इसको, और एक आएगा NO प्लस। यहां पे एक एग्जांपल आपको लिख देता हूं जो दिखता है लेकिन होता नहीं है। देखो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नाइट्रोजन है लेकिन ये लिगेंड नहीं है, बिकॉज इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, बिकॉज वो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में खर्च कर लिया। तो NH4 प्लस एक बहुत कॉमन एग्जांपल एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है कि कौन इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कौन इसमें लिगेंड नहीं है, तो वो NH4 प्लस होता है जनरली, बिकॉज नाइट्रोजन पे जब भी 4 बॉन्ड बन गया उसका इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे मोनोडेंटेट का, ठीक है, इसको रोक के आप लिख लेना आराम से। बाइडेंटेट में मैं वही एग्जाम्पल लिखूंगा जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, अभी मैंने बोला था EN का पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमीन। अब इथाइलिन बोलते हैं CH2 को, और डाइअमीन का मतलब है 2 NH2 लगा दो तो बन गया इथाइलिन डाइअमीन। कौन डोनर एटम है, तो 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, ठीक है। उसके बाद है ऑक्जेलेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ऑक्स। ऑक्जेलेट इज C2O4 2 माइनस, C डबल बॉन्ड, जिसको ऑक्जेलिक एसिड आता है वो आसानी से लिख सकता है, ऑक्जेलिक एसिड में से H प्लस हटा दो, ऑक्जेलेट बन जाता है। कौन है डोनर एटम, 2 ऑक्सीजन, और एक नाम मैं और लिखूंगा, ग्लाइसिनेट। अब ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं है, लेकिन ये बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर में है, इसलिए मैं वहां से यूज हो जाता है, बिकॉज बेसिकली ग्लाइसिन अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो ग्लाइसिन होता है सबसे सिंपल अमीनो एसिड विथ NH2 एंड C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाइडेंटेट का, ये आप लिख लेना। और उसके बाद एनसीईआरटी में डायरेक्टली एग्जाम्पल दिया गया हेक्साडेंटेट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट में ही 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है।
हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है EDTA, शॉर्ट नेम है EDTA, E फॉर इथाइलिन, D फॉर डायमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट। देखो कितना आसान है इसको याद रखना। इथाइलिन अभी मैंने बोला था CH2CH2, ये हो गया इथाइलिन। अब इस पे 2 अमाइन लगा दो, इस पे 2 अमाइन लगा दो। अमाइन तो NH2 होता है, लेकिन हम H को हटा देंगे और उसके जगह पे एसीटेट ग्रुप लगा देंगे। एसीटेट होता था CH3CO-, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के लगा दिया यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड O-, मतलब डाई एसीटेट यहां यूज किया और डाई एसीटेट मैं यहां यूज कर लूंगा। तो अब यहां पे ये देखो, ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, 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 ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। कितने डोनर एटम हो गया? 6 डोनर एटम। उसमें से 4 ऑक्सीजन है नेगेटिव के साथ, 2 नाइट्रोजन है न्यूट्रल के साथ। तो ये क्वेश्चन आता है कि EDTA में कौन कौन सा डोनर एटम है? तो 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, टोटल हो गया 6। और इस EDTA मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होता है? तो -4 चार्ज होता है 4 ऑक्सीजन के कारण। तो जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं इतना तो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज ये NCERT में है। ठीक है, साथ में मैंने उसका शॉर्ट फॉर्मूला भी लिखा है। तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इतना आपको आना चाहिए। एक टर्म और भी है, एम्बीडेंटेट। अब एम्बीडेंटेट क्या है कि सपोज मेरे पास है CN-। अब इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई डोनेट कोई एक ही हो पाएगा। तो ऐसा लिगेंड जिसके अंदर डोनर एटम एक से ज्यादा हो लेकिन कोई एक ही डोनेट कर पाए, तो उसको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो जैसे साइनाइड है, इसी के जैसा एक और मिल जाएगा NC-। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड को क्या बोलेंगे हम? एम्बीडेंटेट। और एग्जांपल है NO2- या ONO-। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहां नाइट्रोजन डोनर है और यहां ऑक्सीजन डोनर है, तो इनको भी क्या बोलेंगे हम? एम्बीडेंटेट। एक और एग्जांपल है SCN- NCS-। यहां पे सल्फर डोनर है और यहां पे नाइट्रोजन डोनर है, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? तो ये बताता है कि देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इस ब्रैकेट का नाम मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में M आया, M कौन हो गया? सेंट्रल मेटल। और L कौन हो गया? लिगेंड। अब यहां पे कुछ X लिखा हुआ है, X बताता है नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। बट इस रिप्रेजेंटेशन में हमें यह पता नहीं चला कि L कौन है। L तो कुछ भी हो सकता है ना, मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है। अब मान लो यहां पे L जो है मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब कितना डोनेट करने वाला? 1। और X का वैल्यू मान लेते हैं 4 है। तो 4 लिगेंड है और हर एक लिगेंड एक डोनर एटम रख के बैठा हुआ है, मतलब टोटल कितना डोनेट कर पाएगा? 4 डोनेट कर पाएगा ना। तो उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या बताता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितने डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी देखो यहां पे एक लिगेंड दिखाई दे सकता है, हो सकता है यहां पे एक से ज्यादा लिगेंड्स भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? सबके डोनर एटम को ऐड करके बोलना पड़ेगा। तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल यूज करूंगा NCERT का ही, ठीक है।
तो आप ये डेफिनेशन लिख लेना, मैं एग्जांपल्स पे चलता हूं। एग्जांपल्स मैं एनसीईआरटी का ही लूंगा जो आपके एक्सरसाइज में है, और एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 9.5 ले रहा हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.5। पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो मैंने अब क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा लिगेंड है। तो ये वाटर हो गया, CN का मतलब साइनाइड हो गया, और EN मैंने अभी आपको बताया था, क्या नाम बताया था, इथाइलिन डाइअमीन। तो सबका डोनर एटम लिख लो, ठीक है, सबका डोनर एटम। तो वाटर क्या था, मोनोडेंटेड, एक डोनर एटम। CN कितना था, एक डोनर एटम। EN में कितना डोनर एटम था, 2। तो हमें क्या करना है, सारे लिगेंड्स के डोनर एटम को उसके नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटेड कैरेक्टर। ये फॉर्मूला भी एक यूज करते हैं। तो फॉर्मूला जाने का डायरेक्टली देख के बोल सकते हो तो क्या जरूरत है। तो देखो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कितना डोनर एटम है, एक, कितना लिगेंड है, एक, तो 1 इंटू 1 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, मतलब टोटल कितना हो गया, 6। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, अब Cl जो है ये भी मोनोडेंटेट के कैरेक्टर में आता है, ठीक है, Cl माइनस जो होता है। सो 1 इंटू 4 क्या लिखेंगे, 4। तो इस तरह से निकालते हैं। और एग्जाम्पल्स जो थे अब यहां पे आप खुद ही बोल सकते हो, तो पहले आप सॉल्व कर लो, फिर मेरा आप सॉल्यूशन देखना। तो पहले आप यहां पे बात करो, NH3 कितना डेंटेड कैरेक्टर है, खुद बोलो कितना होगा, 1। Cl भी कितना हो गया, 1। तो क्या लिखे हम, 1 इंटू 3 लिखे, सही लिख रहा हूं ना, नींद आ रहा है तो जाग जाओ, नींद आता है बीच में, पानी वानी पिया करो, नींद टूट जाता है, ठीक है। 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या किया, सबके नंबर ऑफ लिगेंड्स उसको डोनर एटम से हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे डोनर एटम नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा, आप बोलोगे इसमें क्या लिखना चाहिए, 1 इंटू 2 प्लस EN जो है वो बाइडेंटेट हो गया, सो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 6। यहां पे कभी भी ब्रैकेट के बाहर वाले लिखे को देखना भी मत, फेंक दो उसको बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो आपके काम का नहीं होगा जनरली। तो यहां पे CN कितना हो गया, मोनोडेंटेट है, 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। तो इस तरह से हम कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो क्या करना है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, किससे, उनके डेंटेड कैरेक्टर को, काम हो जाएगा। सबको ऐड करके लिख देना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है कि जो मेटल के साथ, मान लो जैसे मेरे पास एक Ml4 कुछ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक Ml4 कॉम्प्लेक्स है, या मेरे पास एक Ml6 कॉम्प्लेक्स है, मैं यहां पे जितने भी L लिख रहा हूं सारे मोनोडेंटेट है। तो अब जब ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है तो ऑब्वियस ही बात है ना, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। तो स्पेस में लिगेंड्स ने अपने आप को कैसे अरेंज कर रखा है और उसके कारण जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो ये अपने आप को दो तरीके से अरेंज कर सकता है, या तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रल के तरीके से अरेंज कर सकता है, या फिर ये स्क्वायर प्लेनर की तरह अरेंज कर सकता है। टेट्राहेड्रल तो आपने ऑर्गेनिक में जानते ही हो, कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर होता है कि मेटल के पास 4 लिगेंड है, 109 पे वो अरेंज हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल बन गया। स्क्वायर प्लेनर में क्या है कि मेटल के साथ 4 बॉन्ड है, केवल लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड है, बाकी बस स्ट्रक्चर देखने के लिए लिखा गया है। आपका मन करे तो इसको आप हटा सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है ये स्क्वायर प्लेन। वैसा ही अगर आपके पास 6 है
तो 6 है, तो आप कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हो। अपने आप को बोलने का मतलब है लिगेंड्स का, मैं अपने आप को अरेंज नहीं करूंगा स्पेस में, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरह का बन सकता है, तो यहां पे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। बस समझ में आया। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब है इन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं कि लिगेंड्स ने अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज किया। सो हाउ द लिगेंड्स आर अरेंज्ड, या ऐसा भी बोलते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस आर कॉल्ड एज पॉलीहेड्रॉन, एंड टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल आर द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने कौन सा स्ट्रक्चर एक्वायर कर रखा, उसी को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अपने सिलेबस में 3 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट अपने पास है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप रेडॉक्स में निकालते थे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN6। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह पता करना है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो हमें पता है पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो इसके पास अगर +4 चार्ज है तो इसके पास -4 चार्ज मिलना चाहिए। अगर आपको केवल कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है तो बहुत ही इजी काम हो गया, नहीं दिया हुआ है तो यहां पे पहले चार्ज निकाल लो, उसके बाद जितने भी यहां पे मेटल या लिगेंड है सबके चार्ज को ऐड करके इस नेट चार्ज से इक्वेट कर दो। जैसे Fe पे मैं मान लेता हूं x है, ठीक है, Fe पे मैं मान लेता हूं x है। अब Cn का चार्ज आपको आना चाहिए, इसलिए बोलता हूं लिगेंड्स जो मैंने बताया उतना तो आपको आना चाहिए। तो Cn पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और 6 है, इन सबका सम जो होना चाहिए वो -4 के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या निकल के आया, +2। तो बोल सकते हैं आयरन का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, ठीक है। अब इसमें मैं फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स का एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, चलो यहां पे निकाल लेते हैं। इसमें देखो केवल ब्रैकेट दिया गया और इस ब्रैकेट पे 2+ लिखा हुआ है। कोबाल्ट को मैं x ले लेता हूं, प्लस वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 ले लेता हूं। Cn पे -1 चार्ज होता है और En पे भी कोई चार्ज नहीं होता, आप स्ट्रक्चर देख लो जो मैंने आपको लिखा था, तो वो भी क्या हो गया 0, नेट इक्वल टू +2। इसका मतलब है यहां पे x कितना हो जाएगा, +3, तो यहां पे ये कोबाल्ट +3 में होगा। इस वाले मॉलिक्यूल में आप खुद सॉल्व करके निकालो, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आप खुद सॉल्व करके निकाल लो कि नेट चार्ज कितना लिखा हुआ है, -2। तो Pt को ले लिया मैंने x, Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, सो x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, दैट इज x इक्वल टू +2। तो Pt कहां पे आ गया, +2 में आया। इन सब पे भी आप खुद ट्राई कर लो, देखो इसमें पे कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, x, NH3 में कितना चार्ज होगा, 0, Cl पे कितना चार्ज हो गया, -1 इंटू 3, सबका सम 0 के बराबर, दैट इज x इज इक्वल टू +3। तो यहां पे कितना चार्ज हो गया, +3 हुआ। इस केस में बात करें तो कोबाल्ट कितने पे हो गया, x पे, Br2 में कितना चार्ज हो गया, -1 इंटू 2, और En पे कितना चार्ज अभी मैंने बोला था, 0 इंटू 2, नेट चार्ज कितना है, प्लस लिखा हुआ है मतलब +1, तो x कितना हो गया, +3। तो इस कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। वैसे अब यहां देखो चार्ज कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इस पोटेशियम पे कितना चार्ज है, +3, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -3। Fe पे चार्ज की बात करते हैं, x, Cn पे कितना चार्ज हो गया, -1 इंटू 6, और नेट चार्ज कितना है, -3, सो x इज इक्वल टू +3। तो इस आयरन पे +3 चार्ज है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो आपको नोट करना है, आप इसको रोक के, जहां भी वीडियो में आपको चाहिए कुछ लिखना है, आप वीडियो को पॉज करो,
लिख लो, फिर आगे बढ़ना। पिछले वाले पे लिखना है, इसको भी आप पॉज करके आराम से लिख सकते हो। अब मैं वापस चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है PtCl4 2-। ठीक है, वापस फिर से हम उस एग्जांपल्स को देखेंगे जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है PtNH3(2)Cl2। अब यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये निकाल के दिया है मैंने आपको थोड़ी देर पहले। अब यहां पे जो जितने भी लिगेंड्स हैं, ऑल लिगेंड्स आर सेम। तो इफ ऑल लिगेंड्स आर सेम तो बोलेंगे इसको क्या हम? होमोलेप्टिक। कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ सकता, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, अगर सारे के सारे सेम है तो होमोलेप्टिक। अब यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बट यहां पे 2 अलग टाइप के हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलेंगे इसको हम? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो एक बार वापस, अगर आपको लिखना है तो लिख लो आप इसको, ठीक है, पॉज करके लिख लो। एक बार वापस मैं फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पे जा रहा हूं, आप मुझे आंसर बताना, होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है? ये क्या होगा, होमो या हेट्रो? जल्दी जल्दी बताओ, होमो या हेट्रो? तो ये क्या हो गया? हेट्रो। अलग अलग है, नहीं दिखाई दे रहा, साफ से लिखते हैं थोड़ा। चलो, इसमें क्या है तो मैंने बता ही दिया आपको, होमोलेप्टिक है। इसमें दोनों अलग अलग है, क्या हो गया ये? हेट्रोलेप्टिक। इसमें भी दोनों अलग अलग है, क्या हो गया ये? हेट्रोलेप्टिक। इसमें सारे क्या है? सेम है, तो ये क्या हो गया? होमोलेप्टिक। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं होमोलेप्टिक क्या है और हेट्रोलेप्टिक क्या है। वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आज का पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ या अपने जूनियर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस आपको ये लेके आऊँ। अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।